नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। हमने अगले वीडियो में मैरिज प्रपोजल की कहानी सुनी थी। उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए सिंगल परिवार की जागीर में। ओह, कमरे में क्यों नहीं चले जाते तुम लोग? आप सबके बीच में घर आकर मुझे बीमार और फंसा हुआ महसूस होता है। अनिरुद्ध ने अपनी बड़ी बहन तन्वी और जीजाजी शेखर पर झुंझुलाहट और घृणा की दृष्टि डालते हुए कहा। तन्वी और शेखर लिविंग रूम के सोफे पर एक दूसरे से चिपक बैठे हुए थे। तन्वी एक दस्तावेज में तल्लीन थी और शेखर टीवी चैनल देख रहा था। उसने तन्वी को उसके कमरे के चारों ओर अपनी बाहों से जकड़ रखा था। वे दोनों पूरी तरह से अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। अनिरुद्ध की आवाज ने जोड़ों को ध्यान खींचा। तन्वी ने अपनी फाइल नीचे रख दी। अपने चश्मे को अपनी नाक पर ठीक करते हुए अपनी भाई को हल्की मुस्कुराहट भरी नजरों से देखा। हालांकि शेखर ने उसकी अभिव्यक्ति को बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं किया। उसने अनिरुद्ध की ओर संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा। तो आप अपने लिए एक पत्नी क्यों नहीं ढूंढ लेते? शेखर ने जवाबी फायरिंग की। काम में अपना अधिकांश समय लगने के कारण शेखर को पहले से ही तन्वी के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का मौका नहीं मिलता है। अब संप्रहात में बस आराम करना और अपनी पत्नी के साथ घूमना चाहता था, परंतु उनके ससुर जी ने पूरे परिवार को रात के खाने के लिए आमंत्रित कर लिया। अनिरुद्ध भी अपने जीजाजी से भली भांति परिचित थे। अनिरुद्ध ने उपहास करते हुए अपना हाथ लहराया, क्योंकि मेरे पास अपने करियर में ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत सी अन्य चीजें हैं। मुझ पर भरोसा करो दोस्त। वास्तविक जीवन तभी शुरू होता है जब व्यस्त कार्य दिवस समाप्त हो जाता है। जब तक आपको पारिवारिक रात्रि भोजन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। शेखर ने तुरंत उत्तर दिया। तो फिर हर सप्ताह इस घर के इर्द गिर्द घूमना और दिखाना बंद करो, अनिरुद्ध ने मन ही मन फुसफुसाया। शेखर जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठ बैठे। तन्वी, मैं इस जिद्दी व्यक्ति को मनाने के लिए इन पारिवारिक रात्रि भोजों से थक गई हूँ, लेकिन इस बात में वह गलत नहीं है। हम एक अच्छी सप्ताह छुट्टी की योजना क्यों नहीं बनाते बेबी? उसने पूछा, और अपने वकील बनोई के स्वर में उल्लेखनीय बदलाव ने अनिरुद्ध को उसे कोसने पर मजबूर कर दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं आपकी पीड़ित से तंग आ गया हूँ। अनिरुद्ध के जवाब से स्पष्ट रूप से नाखुश तन्वी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों की बहस बहुत हो गई। तन्वी ने बीच बिचाव करके इस अपरिक्व झगड़े को खत्म कर दिया। फिर वह अनिरुद्ध की ओर मुड़ी और प्यार से सुझाव दिया, मेरा मानना है कि आपको पापा से बात करनी चाहिए। अपने चेहरे पर हाथ रगड़ते हुए अनिरुद्ध तन्वी को जवाब देने के लिए तैयार था, जब शेखर पहले बोला, मुझे उम्मीद है कि इस बार इससे कुछ नतीजे निकलेंगे। तथास्तु। सचमुच जीजाजी, कृपया बात करना बंद करें। अनिरुद्ध ने धीमे स्वर में गुराना शुरू कर दिया और अधिक सौम्य अभिव्यक्ति के साथ तन्वी की ओर देखने से पहले उसने अपने जीजाजी पर तीखी नजर डाली। पापा अभी कहाँ है? नाराज तो खूब हो गए मुझसे। उनका मूड कैसा है? अभी 10:30 बजे है भाई। उन्हें अब तक अपने कमरे में होना चाहिए। हालांकि इस समय कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्तिगत मामलों में व्यस्त नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों के चले जाने के बाद उन्हें बीच में रोकना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। लेकिन वे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम जाओ और उनसे मिलो, तन्वी ने जवाब दिया। आश्वस्त रहो, चाहे कुछ भी हो, शांत रहे, तनाव न ले और उन्हें भी तनाव में न आने दे।
ये उतना बुरा नहीं होगा जितना आप सोचते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध वास्तव में तन्वी की इस बात की सराहना करते थे। वह क्रोध की तीव्रतम ज्वाला को भी सहजता से शांत कर सकती है। क्या आप उनसे मिलने से पहले मुझे कोई संकेत दे सकती है? आज की चर्चा का मुद्दा क्या है? अनिरुद्ध ने पूछा। नहीं, अभी हटो। शेखर ने तन्वी को वापस अपनी बाहों में खींचते हुए मुस्कुराया। जब से आपने और दीक्षा ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया है, आपके जीवन में इन लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। तुम अब मेरी बहनों की तरफ व्यवहार नहीं करती। अनिरुद्ध ने अपनी जीजा पर चिल्लाते हुए अपनी बहन को निडरतापूर्ण जवाब दिया। क्या कहा? शेखर ने अनिरुद्ध की बात पर आश्चर्यचकित होकर पूछा। शेखर के सवाल पर तन्वी का चेहरा भी घूम गया। क्या? बिल्कुल सही। ये बहनें मेरी चट्टान हुआ करती थी। वे हमेशा मेरा समर्थन करती थी और अब वे आपके गंदे चुंबनों और अत्याधिक प्रिय में डूब रहे हैं। तन्वी और दीक्षा हंसी, जबकि उनके पति और अनिरुद्ध करने की प्रतियोगिता में पूरी तरह से मशगूल थे। ओह, मैं तुम्हारी बहन के प्रति अपना प्यार दिखाने का अवसर नहीं छोड़ूंगा, विशेषकर यहाँ तुम्हारे सामने। बेबी, तुम हमारे द्वारा लाए गए मिठाई क्यों नहीं लाती? आपके भाई के जीवन में मिठास की कमी है और मुझे निकटतम भविष्य में कोई सकारात्मक विकास होता नहीं दिख रहा है। तो क्यों न मिठाई का स्वाद लिया जाए और हमारे मधुर जीवन का आनंद लिया जाए? क्या कहते हैं प्रभई? शेखर ने चतुराई से अनिरुद्ध को उत्तर दिया। प्रभई ने भी हंसते हुए सिर हिलाया। जरूर। और तन्वी उत्साह से मिठाई लाने के लिए कमरे से बाहर चले गए। उसकी खुशी भरी चाल ने अनिरुद्ध का ध्यान खींचा। ओह, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं माँ को ये न बता दूं कि आप दोनों ही कारण जिससे मैं पारिवारिक रात्रि भोजन से दूर रहता हूँ। अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसके बहनों ने उसे नापसंदगी भरी नजर से देखा। अरे, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते और टीम में शामिल क्यों नहीं हो जाते? भाई बहनों की इस बचकानी नोकझोंक के दौरान दीक्षा पहली बार बोली। तन्वी मिठाई के कटोरे से भरी ट्रे लेकर समूह में शामिल हो गई और उसे सेंटर टेबल पर रख दिया। जैसे ही सभी लोग हाथों में कटोरे लेकर सोफे पर बैठे, दीक्षा और प्रभय एक दूसरे को मिष्ठान खिलाने लगे। अनिरुद्ध ने कपल्स के बीच बढ़ती नजदिया को देखा और टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। अरे, ये युगल नौटंकी और रासलीलाएं कभी बंद क्यों नहीं होती? वह खुद से बुदबुदाया। मैंने पहले कभी पापा को किसी लड़की पर इतना मोहित होते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि आपकी शादी के बाद अब की बार बन के ही रहेगी। दीक्षा ने बातचीत को चालू रखते हुए कहा। कपिश और डेजी को अनिरुद्ध के लिए लगातार भावी वधुओं को प्रस्ताव मिल रहे थे और वे उसे कोई विकल्प से एक को चुनने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं इस विवाह नाटक से बहुत परेशान हूँ। क्या कोई आदमी आराम से आराम नहीं कर सकता? हर कोई मुझ पर हमेशा लड़की ढूंढने और घर बसाने का दबाव बना रहा है। दुनिया के हर कुंवारे आदमी को कहाँ जाना चाहिए? उसने एक आह भरी। अनिरुद्ध ने माता पिता के शयन कक्ष के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। कपिश सिंघल पहले से ही बुरे मूड में थे क्योंकि उनका बेटा रात के खाने के लिए नहीं आया था। बिस्तर से कूद गए और इतनी जोर से दरवाजा खोला कि दरवाजा लगभग टूट गया। जब उन्होंने अपने बेटे को बाहर फैलाया व खड़ा देखा तो वह व्यथात्मक टिप्पणी किए बिना नहीं रह सके। आइए शहजादा, हमें अपना चेहरा दिखाने और समय निकालने के लिए धन्यवाद। अपने पिता की व्यक्तिगत टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए अनिरुद्ध ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। माँ ने कहा कि आप कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हो। उससे पहले धीरज का फोन आया था और वह वास्तव में गुस्से में था क्योंकि उसे यकीन था कि धीरज ने उसे उसका पिता के अनुरोध पर फोन लगाया था। कपिश ने सिर हिलाया और कमरे की ओर इशारा किया। चलो अध्ययन कक्ष की ओर चले। इससे पहले अनिरुद्ध बैठ पाता, कपिश बोल उठे। आपके सबसे अच्छे दोस्त एक साथ हो गए हैं
और अब खुशी से शादीशुदा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अपना जीवन साथी कब चुनना चाहे? अन्नी, धीरज बाबा ग्रेजुएशन के पहले से अनिरुद्ध के सबसे अच्छे दोस्त रहे। उन्होंने 3 साल पहले फैशन डिजाइनर दीपाली अरोड़ा की शादी की थी। दीपाली अरोड़ा और धीरज बाबा दोनों अनिरुद्ध के बहुत करीब थे और उनकी शादी उनके लिए एक झटका था। सिंघल परिवार को पता था कि दीपाली अरोड़ा ही वही लड़की है जिसके प्यार में अनिरुद्ध जीवन भर पागल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी भावनाओं को दीपाली ने शायद कभी समझा तो नहीं लिया। वे वर्षों से एक साथ थे, लेकिन उसने अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और धीरज से शादी कर ली। अनिरुद्ध अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल हुआ और तब से घनिष्ठ मैत्री में अलगाव हो गया। वह अब अपना जीवन नहीं संभाल सका, उसके लिए समय थम सा गया था। उन्होंने जीवन की सारी प्रेरणा खो दी। उनका मानसिक स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उनके माता पिता, बहन, बहनों और साथियों ने उनका ध्यान चीजों से हटाने के लिए हर संभव कोशिश की। डेजी और कपिश ने एक मनोचिकित्सक को भी नियुक्त किया था, लेकिन अनिरुद्ध ने सहयोग करने से इनकार दिया। अंत में वे धीरज और दीपाली के पास पहुँचे। उन्होंने उम्मीद थी कि बात करने की उनकी उपचार प्रक्रियाओं में मदद मिलेगी, लेकिन वह बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जब डेजी अगले दिन उससे मिलने गई तो फर्श पर पड़े उसके बेजान शरीर को देखकर वह अंदर तक हिल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और अनगिनत प्रार्थना ही एकमात्र ऐसी चीजों थी जो उसके साथ थी। जब वह अपने बेटे को निकटतम अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ी, वह सिंघल परिवार के जीवन का सबसे बुरा समय था, लेकिन वे इससे एक साथ पार करने में कामयाब रहे और भी मजबूत होने कर बाहर निकले। कपिश सिंघल की बातों ने अनिरुद्ध का ध्यान खींचा। उसकी ठंडी निगाहें चुपचाप उसके पिता से पूछती दिख रही थी, आप अतीत को फिर से क्यों संभाल रहे हैं? इससे मुझे बस शक्तिहीन और महत्वहीन महसूस होगा। काफी देर की चुप्पी के बाद कपिश ने कठोर स्वर में कहा, अब समय आ गया है अन्नी, आगे बढ़ो। अनिरुद्ध ने विनती करते हुए कहा, पिताजी, मुझे ये साबित करने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। पिछले कुछ समय से सिंगल नेशन में विवाह एक संवेदनशील विषय रहा है। अनिरुद्ध को शादी से बचने की इच्छा के कारण को व्यक्त करने में कठिनाई हो रही थी। वह उस धोखे को भूल नहीं सका। ये वह दर्द है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए उसने ये दिखावा करने के लिए सुविधाजनक रास्ता चुना कि वह ठीक हो गया है। उन्होंने काम पर जाना शुरू कर दिया और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन अनिरुद्ध गलत था और कपिश और डेजी कभी भी उसकी चाल में नहीं फंसे। उन्हें उसका दर्द दिखता था। मुझे परेशान करना बंद करो पापा, मुझे आपसे इस बारे में बात करने का मन नहीं है, उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ कहा। अब से मुझे कभी भी छोटी छोटी बातों पर बातचीत करने के लिए नहीं बुलाना। तुम्हारी शादी कोई मामूली बात नहीं है अनिरुद्ध। हम चाहते हैं कि आप आनंदमय जीवन जिए। अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ छूट गया है? वास्तव में जो चीज आपको पूर्ण बनाती है वह है एक जीवन साथी, ऐसा व्यक्ति जो हर उतार चढ़ाव में आपके साथ रहेगा। मैंने अपना मन बना लिया है। तुम अलीशा से शादी करने जा रहे हो। अलीशा? जैसे अलीशा सबरवाल? क्या आप अली के बारे में बात कर रहे हैं? अलीशा सबरवाल, कैलाश अंकल की बेटी? ओह हाँ, हमारी अली, अलीशा सबरवाल, कैलाश की बेटी। उससे शादी कर लो। क्या आपने अपने सास पास चल रही बातें नहीं सुनी? वह अपने साथ एक बच्चे को लेकर लौटी है। ओह, तो आप पहले से ही बच्चे के बारे में जानकारी में है। ये तो अच्छी बात है। आप अली को लंबे समय से जानते हैं, इसीलिए वह आपके लिए अजनबी नहीं है। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान, दयालु और आकर्षक युवा महिला है, लेकिन एक गलत आदमी के प्यार में पटकर उसे गहरी ठेस पहुंची है। वह आहत है। कैलाश को उसकी चिंता है। वह चाहता है कि वह पढ़ाई करे और शादी भी कर ले। आप दोनों के जीवन में असफलताएं हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझने में सक्षम होंगे। आपकी माँ और मेरा मानना है कि वह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है।
अनि, और जहाँ तक बच्चे का प्रश्न है, यदि तू उसे ब्याह करेगा तो बच्चे को पिता मिले जाएगा, अन्यथा कैलाश और उमा ने कहा है कि वह उसकी देखभाल करेगी। एक व्यक्ति घायल है और दूसरा पूरी तरह से चकनाचूर। दो दुखी व्यक्तियों के बीच विवाह से खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है? उसने मजाक उड़ाया और ये सोचकर कि उसने पिता कितने सच्चे और प्यारे हैं। परिवर्तन को स्वीकार करें, अलीशा को स्वीकार करें, आप भविष्य में इसकी सराहना करेंगे। मेरा विश्वास करें, एक बार जब आप शादी के बंधन में बंध जाते हैं और एक साथ अपना जीवन शुरू करते हैं, तो प्यार स्वाभाविक रूप से दिलों में जगह बना लेता है और अपना चमत्कार करता है। साथ मिलकर आप और भी अधिक सशक्त टीम बन जाते हैं। यही शादी की खूबसूरती है। हर चीज पर विचार करने के लिए कुछ समय ले, और यदि आप शादी करना चुनते हैं तो आपकी शादी सपनों की होगी। अंतिम निर्णय आप पर निर्भर है। अनिरुद्ध की आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी और उसने पूछा, क्या अली को इस बारे में पता है? कपिश ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, अभी नहीं। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, मैंने ऐसा अनुमान लगाया था। जब कपिश ने कैलाश से फोन पर बात की थी और अलीशा के लिए आदर्श लड़का बताया था, तो उन्हें यकीन नहीं था कि वह लड़का दिलचस्पी लेगा या नहीं। हालांकि उन्होंने अनिरुद्ध से बात करने के बाद ही परिवार को बताने का मन बनाया, लेकिन उससे क्या पता था कमरे के बाहर कोई छिपा हुआ है जो इस प्रस्ताव के बारे में सुन रहा है। सिंगल परिवार की सभरवाल की शरारी बेटी अलीशा से बहुत गहरी दोस्ती थी और वे उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए जब कपिश ने उसका नाम प्रस्तावित किया तो वो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, जो कमरे के बाहर छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे। रेडी सर के निजी कमरे के अंदर क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। कैलाश और उमा की तरह अलीशा भी ये जानकर हैरान रह गए कि होटल में भावी वधू के परिवार के बजाय सिंगल परिवार उनका इंतजार कर रहे थे। पूछे जाने पर कपिश ने स्पष्ट किया कि वह भावी वधू का परिवार ही थे और अनिरुद्ध ही वह लड़का था जिसके बारे में वह सोच रहा था। पिछले दिन जब कैलाश अपने सबसे अच्छे दोस्त अलीशा की स्थिति के बारे में बात कर रहा था, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि अगली शाम भावी दूल्हे और उसके परिवार के लिए एक आलीशान होटल बुक करने के लिए फोन आएगा। अलीशा अनिरुद्ध को बहुत अच्छे से जानती थी, उसके प्यार और दिल टूटने की भी जानकारी रखती थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा कि इस पूरे नाटक में कौन कौन शामिल है। उसने तुरंत अपने अंकल कपिश को देखा। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति के बावजूद उसने जान लिया था कि इस नाटक का निर्देशक वह था। फिर उसकी नजर अंकल कपिश से हटकर अपनी शानदार आंटी डेजी पर गई, जो बिल्कुल रोमांचित लग रही थी। वह भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। उसने जल्दी से अनिरुद्ध की ओर देखा और उसकी बहनों के साथ नानपूर्ण दृष्टि का आदान प्रदान किया। अनि, तुम एक संभवित दुल्हन से मिलने आई थी, लेकिन क्या तुम्हें पता था कि वह मैं थी? अलीशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। अनि और मैं? उसने उसकी बड़ी बहन तन्वी की ओर देखा। उसने उसे समर्थन की उम्मीद की, लेकिन तन्वी की जबरन मुस्कुराहट ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी। अनिरुद्ध वही बैठा चुपचाप तमाशा देख रहा था। अनिरुद्ध और अलीशा भले ही बेवकूफ न हो, लेकिन वे दोस्त थे। वे एक दूसरे के जीवन के बारे में जानने के लिए पर्याप्त रूप से जुड़े रहे। उन्होंने अलीशा को कभी भी संभावित पार्टनर के रूप में नहीं देखा। लेकिन क्यों? ये अनिरुद्ध के लिए उचित नहीं है। कैलाश सभरवाल अनिश्चित थे। भले ही वह अपनी बेटी से प्यार करता था, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ गलतियां की है और उसके परिणाम भुगत रही है। हालांकि ये सब जानने के बावजूद उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त के परिवार को उनकी शादी का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना सही नहीं लगा। वह एक आपदा हो सकती है। अनिरुद्ध एक अद्भुत लड़का है। वह पूरी तरह से बेहतर का हकदार है। वह यह भी जानता था कि कपिश और डेजी वास्तव में अलीशा से प्यार करते थे और इसीलिए अनिरुद्ध पर रिश्ते के लिए राजी होने का दबाव डाल रहे होंगे। लेकिन कपिश की सोच जरा हटके थी। उन्होंने बस इतना कहा, अली एक अच्छी लड़की है, हम लोग उसे प्यार करते। बात सिर्फ इतनी है कि उसने गलत आदमी पर भरोसा किया।
फिर भी उसने बच्चे को इस दुनिया में लाने का साहस था। इससे पता चलता है कि वह कितनी मजबूत और मानव जीवन को कितना महत्व देती है। वो अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान है। उसने काफी चुनौतियों का सामना किया है और जीवन ने उसे बहुमूल्य सबक सिखाया है। मुझे विश्वास है कि वह अनिरुद्ध को आसानी से संभाल लेगी और वे निसंदेह एक समृद्ध जीवन बिताएंगे। इसके अलावा अली अविश्वसनीय रूप से प्यारी है। मुझे गंभीरता से संदेह है कि कोई इसके साथ समय बिता सकता है और उसके प्यार में नहीं पड़ सकता। ओहो, अनिरुद्ध की बहनें इस बातचीत का आनंद ले रही थी। मैं मानता हूँ कि अली बहुत बदल गई। मैं ये देख सकता हूँ, लेकिन अन्य बेहतर का हकदार है कपिश। कैलाश ने अपनी बात जोर देकर रखी। क्या कैलाश? कपिश सही कह रही है, संकोच न करे। हमने इस बार सब पर विचार किया है। अलीशा और अनिरुद्ध ध्रुवीय विपरीत थे। उनके व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक होंगे, जिससे एक सामंजस्य पूर्ण संतुलन बनेगा। वे एक अद्भुत जोड़ी रहेगी। डेजी ने बिना समय बर्बाद किए अपने दिल की बात सामने रख दी। अरे उमा, मैं समझती हूँ, अगर ये बात आपको परेशान कर रही है तो अली और बच्चा आपको नहीं छोड़ेंगे। अन्नी का यहाँ एक फेट है। अली जो चाहे कर सकती है, जैसे वह वर्तमान में कर रही है। हमारा परिवार आपस में जुड़ा हुआ है और हम ये सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना होगा वह करेंगे कि वह प्यार और सुरक्षित महसूस करे। उमा ने उदासी से अपना सिर हिलाया। ये अली के बारे में नहीं है, हम अन्नी के बारे में चिंतित थे। हर कोई जानता है कि अनिरुद्ध के अच्छे परिवार और अच्छी खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते की जड़ी लगी है। हो सकता है कि वह बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फॉलोअर्स वाला सेलिब्रिटी न हो, लेकिन महिलाएं व्यावहारिक रूप से उससे शादी करने के लिए कतार में लगी रहती है। तो वह मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहेगा? ये दोनों एक दूसरे को पुष्ट फूटी आग भी नहीं सहाते। कैलाश, उमा एक धनी परिवार में जन्मी लड़की के लिए बिना किसी विद्या या भावनात्मक सहायता तक स्वतंत्र रूप से जीवन जीना कठिन है। अनिरुद्ध को भी दिल टूटने का सामना करना पड़ा और वह समय इस पर काफी भारी रहा। वह अब हमारे साथ वापस आ गया है, लेकिन उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें भरोसा है कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होंगे। जब उमा और कैलाश कपिश की चिंताओं के जवाब देने का प्रयास कर रहे थे तो डेजी ने उन्हें बीच में ही रुकते हुए अलीशा से पूछा, अलीशा, क्या आप अभी भी बच्चे के पिता के संपर्क में हैं? इन सब बातों से अलीशा पूरी तरह सदमे थी और वह ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। वह कुछ देर तक चुप रही, उत्तर में एक भी शब्द नहीं बोली। सन्नाटा अजीब और असहज हो गया। तन्वी ने उसे चुकोटी काटी और कहा, अरे अरे, मेरी माँ तुम्हें कुछ पूछ रही है। अलीशा झटके से वर्तमान में लौट आई। क्षमा करें आंटी, डेजी, मैं जोन आउट हो गई थी। आप क्या पूछ रहे थे? डेजी ने फिर से अपना प्रश्न दोहराया और उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब अलीशा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, वह किसी का बॉयफ्रेंड तो दूर, पिता बनने का भी हकदार नहीं। वह अब हमारी जिंदगी में नहीं है। ये सुनकर डेजी को बहुत राहत मिली। हमारी अली परिपक्व हो गई है। कमरा बिल्कुल शांति से भर गया है। सब अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। एली, बेली और परिपक्व। अनिरुद्ध हंसा। वह इस बारे में अपनी माँ को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन अब उसने अपनी जुबान रोक रखी थी, ये जानते हुए कि इससे वह कितनी परेशान होगी। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उनका धैर्य जवाब देता गया। अलीशा उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी जैसे उसने सोचा था, और माता पिता के दोनों समूह के बीच कभी भी खत्म होने वाली बातचीत हो रही थी। उसने अपने पिता की ओर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये वही आदमी है जो सम्मेलन कक्षों में उद्यम मचाता है, बैठकों का नेतृत्व करता है और आदेश देता व्यापारी है। यहाँ वो आराम से बैठे हैं और लापरवाही से उसके गठबंधन पर चर्चा कर रहे, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं है। वह सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे थे, वह अलीशा की तारीफ कर रहे थे। अनिरुद्ध भले ही ईर्ष्या से क्रोधित हो, लेकिन तन्वी और दीक्षा का अच्छा समय बीत रहा था। वह अपनी हंसी को दबाने का गंभीरता पूर्वक प्रयास कर रही थी। अली एक अद्भुत और मेहनती लड़की है।
हाई स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों में उच्च ग्रेड से और सीधे अव्वल। हर कोई अपने पहले प्रयास में सीए इंटर के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सकता जैसे उसने किया। यदि वह रुचि रखती है तो वह एस समूह में अन्य के साथ अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकती है। वह उसके लिए एक अद्भुत अवसर होगा। इससे उन्हें एक दूसरे को जानने में भी मदद मिलेगी। कपिश मुस्कुराया। वह अलीशा पर गर्व महसूस कर रहा था जैसे कि वह उसकी अपनी बेटी हो। उसकी बात से अनिरुद्ध के भी कान खड़े हो गए और वह एक ही दिन में सभी पहली बार में पूरी तरह चकित रह गया। कपिश सिंगल किसी को मुफ्त में अपने हाथों की मेल भी नहीं दिया करता और अब वह अपनी कंपनी में इंटर्नशिप की पेशकश कर रहे हैं। क्या वो भूल गया है कि एएस ग्रुप मेरी कंपनी है और मैं सीईओ हूँ? अचंभित अनिरुद्ध ने अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता अपना नरम पक्ष दिखा रहे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अब भी वही आदमी है जो अपनी ही बेटियों को घर से बाहर निकालने को तैयार था जब वे अपने बॉयफ्रेंड्स को घर मिलवाने लाई थी। अनिरुद्ध को अपने पिता के नए पक्ष को समझाने में कठिनाई हो रही थी, जबकि कपिश ने अपने बेटे की बेरहमी को उपेक्षा की। कैलाश ने देखा कि कपिश अच्छी तरह से तैयार था और वह ये बात बखूबी जानता था कि कपिश अलीशा को अपने बच्चे से अधिक पसंद करते हैं। वह बिल्कुल वैसे ही जैसे वह तब थे जब वे पुणे में रहते थे। वे हमेशा से जानते थे कि कपिश और डेजी का मन में हमेशा अलीशा के लिए एक नरम स्थान रहा है। उन्हें लगातार चिढ़ाया जाता था कि ये तीनों स्वर्ग में अविभाज्य थे और फिर पृथ्वी पर अवतरित हुए। अपनी पुत्री के लिए उसे इससे अच्छा परिवार नहीं मिल सकता था। मन में आशा लिए वह अनिरुद्ध के पास अपनी दोनों हाथ जोड़ गए और कहे, अन्नी, जैसा कि कपिश ने कहा, अलीशा एक बहुत अच्छी लड़की है। उसका दिल साफ है। उसने अतीत में कुछ गलतियां की है, लेकिन अब वह लौट आई है उन गलियों से अपने परिवार के पास वापिस। आपके माता पिता हमेशा से अलीशा को पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये जानने का इच्छुक हूँ कि आप इस पर क्या रुख रखते हैं। क्या आप उसे पसंद करते हैं और उसे शादी करने के लिए सहमत है? कैलाश के मन में उधेड़-बुन चल रही थी। अगर अनिरुद्ध आज अलीशा के पक्ष में फैसला करता है तो लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को एक सार्थक रिश्ते में बदला जा सकता है। कैलाश की जिज्ञासु निगाहें अनिरुद्ध और उसके दोस्त की ओर आशा से देख रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ऐसा विचार बिल्कुल नहीं रखते थे। अलीशा को लेकर अनिरुद्ध का नजरिया अलग था। कुछ समय तक वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक रात उसने गलती से उसे अपने बारे में बात करते हुए सुना। अलीशा ने टिप्पणी की थी कि दिल टूटने के बाद उसका व्यवहार इतना लचर है जैसे वह बहुत कमजोर और पूरी तरह से आत्मकेंद्रित है। उसी समय अनिरुद्ध को हर तरफ से सहानुभूतियां और जिंदगी में आगे बढ़ने का ज्ञान ही मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अपने सबसे अच्छे दोस्त से दूर जाते ही उसके दूसरे दोस्त ने उसके पीठ पीछे बातें करना शुरू कर दी है। उसे एक दोस्त की सख्त जरूरत थी, लेकिन दूसरा दोस्त उसके बारे में बुरी बातें करना शुरू कर देता था और उसी वक्त उसके दिए कायर और अहकेंद्रित जैसे शब्द वे कभी भुला नहीं पाए। वास्तव में उस घटना के बाद अनिरुद्ध ने अलीशा के साथ अपनी दोस्ती भी खत्म करने का मन बना लिया था। दोनों में झगड़ा होना सहज था, किंतु उसे समय कहे अलीशा के हर शब्द ने उसे बहुत आहत किया। अनिरुद्ध के जवाब न देने पर निजी कक्ष का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। सभी की नजर अनिरुद्ध पर टिक गई। सब बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अनिरुद्ध को जल्द उत्तर देने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई और उन्होंने जवाब देने के लिए सही शब्दों का चयन करने में अपना समय लिया।
उसने कमरे का निरीक्षण किया और वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान से देखा। उमा ने उसकी हाव भावों को पट बड़प्पन दिखाते हुए उसने कहा, कपिश और डेजी, आपकी मार्मिक भावनाओं के लिए धन्यवाद। हम वास्तव में आपके दयालु शब्दों से प्रभावित हैं, लेकिन जानते हैं शादी एक बड़ी बात है ना? अब फैसला अनिरुद्ध को करना है। उनके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। डेजी उत्सुकता पूर्वक बातचीत में कूद पड़ी। बेशक वह इस बंधन से खुश है भाई साहब। उमा, वह बिना किसी बहस के यहाँ आ गया जब कपिश ने उन्हें बताया कि प्रस्तावित लड़की अलीशा है। उसके चेहरे पर एक दीप्यमान मुस्कान सजी हुई थी। उसकी अंतर आत्मा ने उसे बताया कि अनिरुद्ध ने अस्थायी रूप से किसी भी लड़की के लिए अपना दिल बंद कर लिया होगा, लेकिन अलीशा के पास उसके दिल को गम करने और उसकी सच्ची भावनाओं को सामने लाने की शक्ति है। ये थोड़ी निश्चित रूप से उसके लिए ईश्वर ने बनाई है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, बस बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि वह क्या कहेगा। सभी की आशा भरी दृष्टि अनिरुद्ध पर पड़ी। उसे कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर कपिश ने अनिरुद्ध को घूर कर देखा और कहा, अनि, अब हम उतने धैर्यवान, उतने युवा और ऊर्जावान नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हमारे इस दुनिया को छोड़ने से पहले मेरे सब बच्चों का घर गृहस्थी बस जाए। डेजी की आंखों से आंसू बहे निकले जो कपिश को ना गवार था। भीजे हुए झबड़े के साथ उसने कहा, अनि, ये आखिरी बार है जब हम आपसे पूछ रहे हैं। यदि आप अली से शादी करने के लिए सहमत हैं, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास उसे जानने के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन अगर आपको अली से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो कोई बात नहीं। बस अगले 2 महीनों के भीतर एक लड़की ढूंढ ले जिससे आप शादी करना चाहते हैं। अन्यथा मेरे पास वसीयत बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जो कि बातचीत के वर्तमान विषय अनिरुद्ध था, इसीलिए अलीशा के पास किसी को ठेस पहुंचाए बिना गठबंधन को अस्वीकार करने के बहाने पर विचार करने का समय था। वह इस बारे में स्पष्ट थी कि वह क्या कहने जा रहे हैं। अंकल, आंटी, डेजी, मैं वास्तव में आपकी मेरे बारे में कही गई अच्छी बातों की सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे शादी करने के लिए अनिरुद्ध पर दबाव डालना चाहिए। मैं अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ हूँ। मेरा बेटा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूंगी। मेरे माता पिता फिलहाल उसकी देखभाल कर रहे, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है। मैं अपने माता पिता के दरवाजे पर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर एक संपन्न विवाह का आनंद नहीं ले सकती। मैं ऐसे भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकती। रही बात अन्नी की, अन्नी बहुत अच्छा लड़का है और मुझे विश्वास है कि उसे एक आदर्श लड़की मिलेगी। हमारे बीच कुछ भी समान नहीं है। हमारी बातचीत हमेशा बहस से शुरू और खत्म होती है। हम सिर्फ दोस्त हैं, या अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो हम सिर्फ परिचित हैं। हमने वास्तव में 10 वर्षों में बात नहीं की है। कृपया उस पर ऐसे रिश्ते के लिए दबाव न डाले जहाँ प्यार नहीं है। अपनी बात कहते कहते उसने अनिरुद्ध की ओर देखते हुए आंख मारी और चुपचाप ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया कि अनिरुद्ध अभी भी इस गठबंधन के बारे में चुप था। अलीशा के तर्क ने अनिरुद्ध को हक्का बक्का कर दिया था। वह उत्सुक हो उठा। क्या ये वही अली बेली है जिसे मैं बचपन में जानता था? क्या वह बुद्धिमान होने का दिखावा कर रही है या मातृत्व ने उसे बदल दिया है? उसे उस अलीशा की याद थी जिसने उसके दिल टूटने का मजाक उड़ाया था, और स्कूल की वह याद भी थी जहाँ उसने उसे बड़ी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और उसके जैसे अच्छे ग्रेड लाने के लिए व्याख्यान दिया था। उन्होंने ये भी सिफारिश की वह ट्यूशन पर विचार करे और अतिरिक्त सहायता ले। तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ही इस दिन का इंतजार कर रही थी, है ना? बेशक
क्योंकि मैं टॉपर हूँ। तो फिर जाओ, अपनी सफलता का जश्न मनाओ। तुम्हें मेरे परिणाम की परवाह क्यों है? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं हार नहीं मान सकती। मैं एक चिंतित पड़ोसी हूँ। ओह, चलो ओली, मेरे परिणाम के बारे में चिंता करना बंद करो और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। अपने पेट के चारों ओर फैले उन 3 बड़े रसीले टायरों पर एक नजर डालो। अब इसके बारे में चिंतित होने का समय है, क्योंकि अगर वो एक दिन फिट गया तो आपका सारा पसंदीदा भोजन बाहर गिर जाएगा। श्री अफ्रीकन ग्रे मंकी, बॉडी शेमिंग एक अपराध है। रुकिए, आपको बंदर कहना और बंदरों का अपमान है। आप बंदर किसे कह रहे हैं? मैं सुंदर हूँ। यदि आप सुंदर हैं, तो मैं खूबसूरत क्लियोपेट्रा हूँ। इतना आत्मविश्वासी मत बनो एली बेली, मैं तुम्हें एक दिन काम पर रख सकता हूँ। ओह, क्या बात है अनी। यदि आप मुझे नौकरी पर रखने का सपना देखते हैं, तो आप एक दिन मुझसे शादी करने का भी सपना देख सकते हैं। सपने देखते रहो लड़के। वह स्कूल का आखिरी दिन था और उन्होंने ये वादा करते हुए अलविदा कहा कि वह अगले साल की परीक्षा में शीर्ष स्थान पर आएगा। हालांकि सब्रवाल परिवार पुणे से दूर चले गए और अनिरुद्ध को भी कभी भी अपना दावा पूरा करने का अवसर नहीं मिला। उन यादों को झलकों ने उसकी होठों पर मुस्कुराहट बिखेरी और फिर उसने एक ऐसा बम गिराया कि हर कोई स्तब्ध रह गया। ऐसा क्या कहा अनिरुद्ध ने? जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला भाग। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।